वंश में आगे की जानकारी अपनी आ रही है। कला की उन्नति, कला की उन्नति। तो कुषाण वंश का जो शक्तिशाली शासक था वो कनिष्क था। कनिष्क के समय में भारतीय कला और कुषाण वंश के साम्राज्य की जो कला थी उसमें काफी उन्नति हुई। कनिष्क एक कुशल राजा ही नहीं बल्कि एक कला प्रेमी शासक भी था। तो अपनी कला प्रेमिता की वजह से उसने कला को अधिक महत्व दिया, जिसकी वजह से कुषाण वंश के समय कला की काफी उन्नति हुई। तो कनिष्क के समय में कला में सबसे ज्यादा उन्नति मूर्ति कला में हुई। मूर्ति कला में सर्वाधिक, कनिष्क के समय में कला में मूर्ति कला की सर्वाधिक उन्नति हुई। कनिष्क के समय मूर्ति कला की 3 शैलियों का विकास हुआ। 3 नई शैलियों की शुरुआत। कनिष्क के समय में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ और मूर्ति कला में 3 नई शैलियों की शुरुआत हुई। 3 नई शैलियों में पहली शैली थी गांधार शैली, दूसरी शैली थी मथुरा शैली और तीसरी शैली थी अमरावती शैली। गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये तीनों शैलियां मूर्ति कला से संबंधित शैलियां हैं और इन तीनों शैलियों की शुरुआत कनिष्क के समय में हुई थी। गांधार शैली गांधार क्षेत्र में शुरू हुई, मथुरा शैली मथुरा क्षेत्र में शुरू हुई और अमरावती शैली अमरावती क्षेत्र में शुरू हुई। अमरावती आधुनिक समय में जो तमिलनाडु राज्य है उस क्षेत्र की तरफ अमरावती स्थान पड़ता है। तो अमरावती स्थान पर मूर्ति कला की एक नई और विशेष शैली की शुरुआत हुई। तो अमरावती स्थान पर शुरुआत होने की वजह से इसको अमरावती शैली के नाम से जाना गया। इन तीनों शैलियों में भी जो गांधार शैली थी वो सबसे प्रमुख और सबसे अच्छी शैली मानी गई मूर्ति कला में। तो कनिष्क के समय में मूर्ति कला में सबसे महत्वपूर्ण गांधार शैली का विकास हुआ। भारतीय कला की मूर्ति कला में गांधार जैसी एक बहुत ही अच्छी और एक विशेष शैली की शुरुआत कुषाण साम्राज्य की भारत को एक बड़ी देन है। गांधार शैली के बारे में जाने तो गांधार शैली का जो समय था वो 550 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का है। भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में गांधार शैली 50 ईसा पूर्व में शुरू हुई और 500 ईस्वी तक इसका प्रभाव ज्यादा रहा भारतीय मूर्ति कला में। गांधार शैली मुख्यतः गांधार स्थान पर शुरू हुई थी। गांधार शैली गांधार स्थान पर शुरू हुई, इसलिए इस शैली को गांधार शैली के नाम से जाना गया है। इस शैली पर यूनानी और रोमन कला का प्रभाव भी है। गांधार शैली पर यूनानी और रोमन कला का भी काफी प्रभाव है, इसलिए गांधार शैली को यूनानी रोमन शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार शैली पर आगे आने वाले समय में यूनानी और रोमन शैलियों का अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इस शैली को यूनानी रोमन शैली के नाम से भी जाना जाता है। यूनानी और रोमन में से भी यूनानी शैली का अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इसको हिंद यूनानी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको इंडो ग्रीक शैली और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधार शैली के विभिन्न नाम हमारे सामने आते हैं। तो गांधार शैली को
यूनानी, रोमन शैली इस नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इंडो ग्रीक, ग्रीक का मतलब होता है यूनान, यूनान क्षेत्र को अंग्रेजी में ग्रीक बोला जाता है, और भारत क्षेत्र को इंडिया। तो भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण होने की वजह से इसको इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना गया। इसके अलावा इसको हिंद यूनान शैली के नाम से भी जाना गया, और इसको ग्रीक बुद्धिस्ट के नाम से भी जाना गया। तो रोम का मूर्तिकला की गांधार शैली के 4 नाम हमारे सामने हैं। एक तो यूनानी रोमन शैली इसको बोला जाता है, इंडो ग्रीक शैली इसको बोला जाता है, हिंद यूनान शैली के नाम से भी गांधार शैली जानी जाती है, और ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी इसको बोला जाता है। ग्रीक मतलब यूनानी और बुद्धिस्ट मतलब महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो भारतीय गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां ज्यादा बनाई गई, इसलिए इसको बुद्धिस्ट, और महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियां बनी वो यूनानी कलाकारों द्वारा बनाई गई। तो यूनानी कलाकारों के द्वारा बनाए जाने के कारण ग्रीक, और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाए जाने के कारण बुद्धिस्ट। तो इस प्रकार इसको ग्रीक बुद्धिस्ट शैली के नाम से भी जाना गया है। गांधार शैली की अन्य विशेषताओं में हम जानेंगे गांधार शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। पहली विशेषता, गांधार शैली की जो पहली विशेषता है वो ये है कि गांधार शैली में मूर्तियों की विषय वस्तु भारतीय है, जबकि निर्माण यूनानी कलाकारों द्वारा हुआ। गांधार शैली की सबसे प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता यह है कि गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी उन मूर्तियों की विषय वस्तु भारतीय है। मतलब गांधार शैली में मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनी, तो महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक हुए। तो गांधार शैली में जो मूर्तियां बनी उसकी विषय वस्तु तो भारतीय है, लेकिन उन मूर्तियों का निर्माण यूनानी कलाकारों द्वारा किया गया। भारतीय कलाकारों ने वो मूर्तियां नहीं बनाई, यूनानी कलाकारों द्वारा वो मूर्तियां बनाई गई। तो विषय वस्तु तो भारतीय और निर्माण की कला यूनानी। तो इस प्रकार से गांधार शैली में भारतीय और यूनानी इन दोनों का बराबर मिश्रण देखा जाता है, इसीलिए इसको इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसकी दूसरी विशेषता प्रमुख रूप से यह है कि गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन मूर्तियों में जो होठ हैं, होठ भारी और आंखें खींची हुई, इसके अलावा घुंघराले बाल, हस्त, शरीर और पत्थर का इस्तेमाल जो किया गया वो भूरे स्लेटी पत्थर पर ये मूर्तियां बनाई गई। गांधार कला की अन्य विशेषता में प्रमुख विशेषता यह है कि गांधार शैली में मूर्तियां जो बनाई जाती थी वो ज्यादातर भूरे और स्लेटी पत्थर पर बनाई जाती थी। इसके अलावा मूर्तियों में जो महापुरुष की मूर्तियां होती थी उसमें होठ भारी होते थे, आंखें खींची हुई होती थी, शरीर में बाल घुंघराले और शरीर हष्टपुष्ट दिखाया जाता था।
तो गांधार शैली में जो मूर्तियां हम देखते हैं उन मूर्तियों में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां इस प्रकार से बनाई गई कि ज्यादातर मूर्तियां भूरे और स्लेटी पत्थर पर बनाई गई हैं। होठ भारी होते थे, आंखें खिंची हुई, बाल घुंघराले और शरीर को हष्टपुष्ट दिखाया गया। तो ये दो प्रमुख विशेषताएं गांधार शैली में हमें देखने को मिलती हैं। गांधार शैली भारतीय मूर्तिकला की उन्नत शैलियों में गिनी जाती है। तो गांधार जैसी महत्वपूर्ण शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो कनिष्क के समय की भारतीय कला को ये एक बहुत बड़ी देन है गांधार शैली के रूप में। अब हम आगे जानेंगे साहित्य की उन्नति, कला की उन्नति हमने जान लिया। अब हम साहित्य की उन्नति जानेंगे। साहित्य की उन्नति। कनिष्क के समय में साहित्य की उन्नति को समझते हैं। कनिष्क स्वयं एक बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। कनिष्क विदेशी शासक था, लेकिन फिर भी उसने भारतीय संस्कृति को ज्यादा अपनाया, भारतीय धर्म और भारतीय भाषा को ज्यादा महत्व दिया। धर्म में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और भाषा में उसने संस्कृत भाषा को अधिक महत्व दिया। तो कनिष्क के दरबार में संस्कृत भाषा के बहुत सारे विद्वान रहते थे। कनिष्क के समय में संस्कृत साहित्य की उन्नति सर्वाधिक हुई। संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं का भी विकास हुआ, लेकिन सर्वाधिक उन्नति संस्कृत भाषा की हुई। संस्कृत भाषा कनिष्क ने स्वयं अपने राज्य काज की जो भाषा रखी वो संस्कृत भाषा ही रखी। कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जिनमें प्रमुख हैं, पहले विद्वान का नाम है अश्वघोष। अश्वघोष साहित्य की उन्नति में विद्वान और उनके रचनाओं को हम जानेंगे। तो कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। पहले विद्वान का नाम आ रहा है अश्वघोष। अश्वघोष पाटलिपुत्र विजय के दौरान कनिष्क को प्राप्त हुए और अश्वघोष संस्कृत के एक बड़े विद्वान थे। संस्कृत के महान विद्वान अश्वघोष ने एक प्रमुख ग्रंथ लिखा जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। बौद्ध साहित्य में बुद्ध चरित्र को अमर काव्य की संज्ञा दी गई है। बुद्ध चरित्र नाम का ग्रंथ अश्वघोष ने लिखा। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में संस्कृत भाषा का एक बड़ा विद्वान था और बौद्ध धर्म का बड़ा जानकार था। इसने बुद्ध चरित्र नाम का ग्रंथ लिखा। इसके अलावा इसने सूत्रालंकार और सारिपुत्र अन्य पुस्तकें लिखी। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष नाम का विद्वान था। उसने बुद्ध चरित्र नाम का ग्रंथ लिखा। बुद्ध चरित्र के अलावा उसने सूत्रालंकार और सारिपुत्र नाम की पुस्तकें भी लिखी। दूसरा विद्वान हमारे सामने है नागार्जुन। नागार्जुन एक बड़े विद्वान और दार्शनिक होने के साथ साथ एक बड़े वैज्ञानिक भी थे। नागार्जुन जैसे दार्शनिक और वैज्ञानिक भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन ने शून्यवाद नाम का ग्रंथ लिखा।
इसके अलावा एक प्रमुख पुस्तक लिखी जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन ने शून्यवाद और माध्यमिक सूत्र नाम का एक ग्रंथ लिखा। माध्यमिक सूत्र में इन्होंने सापेक्ष विज्ञान में सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत माध्यमिक सूत्र नाम की पुस्तक में दिया नागार्जुन नाम के विद्वान ने। तो नागार्जुन जैसे बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक विद्वान भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन ने शून्यवाद और माध्यमिक सूत्र नाम की पुस्तकें लिखी। माध्यमिक सूत्र में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अन्य विद्वानों में चरक जो आयुर्वेद के बड़े ज्ञाता थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे और इन्होंने आयुर्वेद के ऊपर एक प्रमुख पुस्तक चरक संहिता लिखी। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में चौथे विद्वान थे सुश्रुत। ये शल्य चिकित्सा के बड़े विद्वान थे। इन्होंने सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा जो शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन विधि पर लिखा हुआ एक बड़ा ग्रंथ है। इसके अलावा कनिष्क के दरबार में अन्य विद्वान और रहते थे जिनमें वसुमित्र और मंथर जैसे मंत्री का नाम भी उल्लेखनीय है। पांचवें विद्वान में वसुमित्र और छठे विद्वान में मंथर। मंथर एक प्रमुख मंत्री थे। कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख मंत्री थे मंथर। मंथर एक बड़े राजनीतिज्ञ और कुशाग्र बुद्धि के मंत्री थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो कनिष्क के समय में साहित्य में काफी उन्नति हुई। संस्कृत भाषा के साहित्य का ज्यादा प्रचलन बढ़ा। उनके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन जैसे बड़े बड़े विद्वान रहते थे और मंथर जैसे कुशाग्र बुद्धि और बड़े राजनीतिज्ञ भी उनके दरबार में रहते थे। तो बड़े बड़े विद्वानों का आश्रयदाता होने की वजह से भी कनिष्क का स्थान भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। बड़े राजाओं में कनिष्क का स्थान भारतीय इतिहास में है। कुषाण वंश में आगे जानेंगे हम मुद्रा के क्षेत्र में विकास। कुषाण वंश के समय मुद्रा की स्थिति किस प्रकार की थी? तो कुषाण वंश से संबंधित बहुत सारी मुद्राएं हमें भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई है, जिनमें मथुरा है, अमरावती है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, तक्षशिला है। ऐसे आदि और भी बहुत सारे स्थान हैं जिनसे हमें कुषाण कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुषाण काल से संबंधित ज्यादातर मुद्राएं कनिष्क के शासन काल की प्राप्त हुई हैं। कनिष्क के अलावा हुविष्ठ और वासिष्ठ ये सब कुषाण वंश के शासक थे। तो कुषाण वंश में कनिष्क के समय की ज्यादातर मुद्राएं हमें प्राप्त हुई। कनिष्क के अलावा भूविष्ठ और वासिष्ठ जैसे शासकों की मुद्राएं भी सारनाथ, मथुरा आदि स्थानों से हमें प्राप्त हुई है। कुषाण वंश के समय में मुख्यतः सोने और तांबे की मुद्राएं ज्यादा प्रचलित थी। कनिष्क के समय में या कुषाण वंश के समय में ज्यादातर सोने और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन अधिक था। और कुषाण वंश के समय मुद्राओं की जो प्रमुख विशेषता थी
प्रमुख विशेषता, वो प्रमुख विशेषता निम्न थी। मुद्राओं पर देवताओं को अंकित करना। कुषाण वंश के समय मुद्राओं की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी मुद्राओं पर देवताओं को अंकित करना। कुषाणों से पहले जितनी भी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई उनमें किसी भी प्रकार के देवता या ईश्वरीय शक्ति का रूप अंकित नहीं होता था। कुषाण ही पहले शासक थे जिन्होंने मुद्राओं के ऊपर देवताओं को अंकित करना शुरू किया। तो भारतीय मुद्राओं में देवताओं को अंकित करने वाली जो प्रमुख विशेषता आई वो कुषाण वंश के समय में ही भारतीय समाज या भारतीय इतिहास में प्रदर्शित हुई। अन्य जानकारी में जानेंगे निर्माता कनिष्क। निर्माता कनिष्क पीछे की जानकारी से हमें पता चला है कि कनिष्क एक कुशल प्रशासक और कुशल शासक तो था ही, इसके अलावा कनिष्क कला प्रेमी और एक बड़ा निर्माता भी था। कनिष्क को खुद के राजकोष से व्यय करके नगर और तरह तरह की इमारतें और सार्वजनिक स्थल बनाने में अधिक रुचि थी। कनिष्क ने स्वयं ने बहुत सारे नगरों का निर्माण करवाया जिनमें प्रमुख है कनिष्क ने कनिष्कपुर, पुरुषपुर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों में भव्य इमारतें, बौद्ध स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। कनिष्क एक बड़ा निर्माता था। कनिष्क ने कनिष्कपुर, पुरुषपुर ऐसे आदि और भी बहुत सारे नगरों की स्थापना करवाई। इसके अलावा तक्षशिला है, मथुरा है, कौशाम्बी है, सारनाथ है, पाटलिपुत्र है आदि बहुत सारे नगरों में भव्य और सार्वजनिक इमारतों का निर्माण करवाया। लोक कल्याण के लिए सड़कें बनवाई, झीलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जगह जगह पर बौद्ध मठ, बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहारों का निर्माण भी अशोक कनिष्क ने करवाया। तो इस प्रकार कनिष्क एक बड़े निर्माता के रूप में भी भारतीय इतिहास में सम्मिलित है। आगे की जानकारी में हम देखेंगे कुषाण वंश में आगे की जानकारी हम देखेंगे शक संवत। कुषाण वंश का प्रतापी शासक हुआ कनिष्क। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक का माना गया है। तो कनिष्क के शासनकाल की जब शुरुआत हुई यानी 78 ईस्वी में, उस समय कनिष्क ने एक नए संवत की शुरुआत की जिसका नाम शक संवत रखा गया। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया जिसका नाम उसने रखा शक संवत। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की 78 ईस्वी में। यह शक संवत भारतीय इतिहास में अधिक प्रचलित हुआ और कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में चलाए गए इस शक संवत का प्रयोग आज भी भारतीय
ज्योतिष शास्त्र और भारतीय पंचांग में प्रमुखता से किया जाता है। आज भी भारतीय कैलेंडर और पंचांग शक संवत पर आधारित है। यह शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था। इसके अलावा आगे की जानकारी हम देखेंगे। विदेशी व्यापार एवं आर्थिक उन्नति। कुषाण वंश के समय में भारत का विदेशी व्यापार काफी उच्च स्तर पर पहुंच गया था। कुषाण काल में स्थल मार्ग और नदी मार्गों से आंतरिक व्यापार अधिक बढ़ा, तो वहीं समुद्री मार्गों से विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुषाण काल में स्थल मार्गों व नदी मार्गों, स्थल मार्गों और नदी मार्गों से आंतरिक व्यापार अधिक बढ़ा। कुषाण काल में आंतरिक व्यापार स्थल मार्गों और नदी मार्गों से बढ़ा, जबकि समुद्री मार्गों से विदेशी व्यापार में उन्नति हुई। कुषाण काल के समय समुद्री मार्गों से तो विदेशी व्यापार में उन्नति हुई, जबकि भारत क्षेत्र की सीमाओं के अंदर आंतरिक व्यापार मुख्यतः स्थल मार्गों और नदी मार्गों से किया जाने लगा। कुषाण काल में विदेशी व्यापार में भारत काफी आगे बढ़ चुका था। भारत का संबंध बहुत सारे विदेशी क्षेत्रों से कुषाण काल के समय हो चुका था। तो मुख्यतः कुषाण काल में भारत के संबंध व्यापार में मुख्यतः रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र इससे ज्यादा थे। कुषाण काल के समय भारत के संबंध विदेशी व्यापार में रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र से अधिक हो गए। रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र के अलावा भारत के संबंध दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, जिनमें बर्मा, सुमात्रा, जावा, मलेशिया आदि देश थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया के बर्मा है, सुमात्रा है, जावा है, मलेशिया है आदि देशों से भी भारत का विदेशी व्यापार होता था। कुषाण काल के समय रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र से भारत के संबंध बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। भारत की वस्तुएं इन सभी क्षेत्रों में जाती और इन सभी क्षेत्रों से अधिक कीमती वस्तुएं भारत में आयात होती थी। तो मुख्यतः कुषाण काल के समय रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र से व्यापार ज्यादा होता था। उस समय में यूनान साम्राज्य और यूनान क्षेत्र काफी ज्यादा धन संपन्न क्षेत्र थे। तो इन धन संपन्न क्षेत्रों से भारत के संबंध या विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिससे भारत की आर्थिक उन्नति बहुत ज्यादा हुई। उस समय में कुषाण काल के समय में भारत से मुख्यतः हाथी दांत की वस्तुएं, काली मिर्च, मसाले, औषधियां,
सूती व रेशमी वस्त्र और मलमल के वस्त्र, ये सब वस्तुएं भारत से रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र में भेजी जाती थी कुषाण काल के समय में। हाथीदांत की वस्तुएं, काली मिर्च, मसाले, औषधियां, सूती और रेशमी कपड़े और मलमल के वस्त्र, ये सब चीजें भारत से रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र में कुषाण काल के समय भेजी जाती थी। और इन सब चीजों के बदले रोमन और यूनान क्षेत्र से सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में भारत आते थे। इन सब वस्तुओं के बदले में रोमन साम्राज्य और यूनान क्षेत्र से प्रतिवर्ष लाखों सोने के सिक्के भारत में आते थे। इस वजह से भारत की आर्थिक उन्नति कुषाण काल के समय में बहुत ज्यादा हो गई थी। भारत एक धन संपन्न क्षेत्र में तब्दील होने लगा था। आवश्यकता की वस्तुएं विदेशों में भारत से भेजी जाती और उसके बदले में सोने चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में भारत में आते थे। कुषाण काल के समय में चीन का जो प्रमुख विदेशी व्यापार मार्ग था, जिसको रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था, इस रेशम मार्ग पर भी कुषाण काल के समय कनिष्क का अधिकार हो गया था। तो रेशम मार्ग एक प्रमुख विदेशी व्यापार का मार्ग था। इस मार्ग पर अधिकार होने से भारत के संबंध मध्य एशिया के देशों से भी बढ़ गए। तो भारत विदेशी व्यापार के क्षेत्र में काफी ज्यादा उन्नत अवस्था में पहुंच गया। कुषाण काल की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो उस समय में रेशम मार्ग ही था। तो कुषाण काल में आय का प्रमुख स्रोत रेशम मार्ग था। रेशम मार्ग, चीन का जो सिल्क रूट था यानी रेशम मार्ग, इस पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। अधिकार होने से कुषाण वंश के समय में विदेशी व्यापार ज्यादा होने लगा इस मार्ग के द्वारा। तो इस मार्ग से भारत के संबंध विदेशों से अधिक बढ़ गए और भारत आर्थिक उन्नति की अवस्था में पहुंच गया। आर्थिक उन्नति की होने की वजह से भारतीय क्षेत्र काफी धन संपन्न हो गया, जिसकी वजह से भारत में नगरीकरण भी तेजी से बढ़ा। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न भव्य नगरों की स्थापना होने लगी। सार्वजनिक इमारतें और सार्वजनिक सुविधा की वस्तुओं का निर्माण भी कुषाण काल के समय में अधिक होने लगा। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि कुषाण वंश के समय में भारत विदेशी व्यापार में और आर्थिक उन्नति की अवस्था में बहुत आगे था।